लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है? एक लेज़र होती है जो कि बॉडी पे अप्लाई की जाती है और वो कुछ मिलीमीटर्स तक ही स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है, जिसकी वजह से फिर बाल की ग्रोथ नहीं होती। जब बाल की ग्रोथ नहीं होती तो ओवरऑल बालों में रिडक्शन होती है। इसमें 70 to 90% तक हमारे बाल जो हैं वो कम हो जाते हैं। थ्रेडिंग और वैक्सिंग की तरफ अगर हम जाते हैं वो टेम्प्रेरी रिजल्ट हमें देते हैं स्किन के ऊपर, बट ये कि उससे स्किन ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होती है या फिर लेज़र ट्रीटमेंट से ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होती है स्किन? किस एज में आप रिकमेंड करते हैं कि उनको लेज़र की तरफ जाना चाहिए और किस एज में उनको वैक्सिंग करनी चाहिए? वैक्सिंग तो मेरे ख्याल में करनी नहीं चाहिए। ठीक है। बिल्कुल वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए। थ्रेडिंग से रिमूव हो सकते हैं तो दैट्स फाइन। तो इन सब से बचने के लिए बेहतर है कि एक दफ़ा लेज़र हेयर रिमूवल करवा लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर। नाज़रीन, न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चेहरे के फालतू बाल सिर्फ खूबसूरती को नहीं ख़राब करते बल्कि बहुत सी ख़वातीन में एतमाद का मसला भी बन जाते हैं। नाज़रीन, कभी बार बार थ्रेडिंग, कभी वैक्स तो कभी रेज़र का इस्तेमाल, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में इसका मुस्तकिल हल मौजूद है या फिर हम सिर्फ आरजी चक्कर में ही पड़े हुए हैं, उलझ चुके हुए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सारा रऊफ। आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से कि इसका क्या मुस्तकिल हल मौजूद है और अगर है तो उसका क्या प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले ये बताइएगा कि लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में बताइएगा। इसके सेशंस कितने रिक्वायर्ड होते हैं और अप्रोक्सीमेटली इसका एस्टिमेटेड बजट कितना होना चाहिए? लेज़र हेयर रिमूवल एक ट्रीटमेंट होती है जो कि हम एक्सेसिव बालों के लिए करते हैं। उसमें होता क्या है, एक लेज़र होती है जो कि बॉडी पे अप्लाई की जाती है और वो कुछ मिलीमीटर्स तक ही स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है। काम कैसे करती है ये, जो बाल होते हैं उनका एक बॉटम पे फॉलिकल होता है सबसे नीचे, जहाँ से बाल ग्रो करते हैं और उनके अंदर पिगमेंट होता है। तो जो ये लेज़र हेयर रिमूवल मशीन होती है उसकी जो हीट एनर्जी होती है और लाइट एनर्जी, वो उस पिगमेंट को टारगेट करती है जो कि फॉलिकल के अंदर होता है। जब उसको टारगेट किया जाता है तो वो डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से फिर बाल की ग्रोथ नहीं होती। जब बाल की ग्रोथ नहीं होती तो ओवरऑल बालों में रिडक्शन होती है। तो होता ये है कि देखिए, इसको कहा जाता है लेज़र हेयर रिमूवल, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल नहीं होता। दिस इज़ लेज़र हेयर रिडक्शन। इसमें 70 to 90% तक हमारे बाल जो हैं वो कम हो जाते हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो काफ़ी पतले हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो जाती है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारी जो स्किन है ये एक लिविंग ऑर्गन है और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो दे आर लिविंग एज वेल। हम उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं लेज़र से, लेकिन सूनर और लेटर कभी ना कभी वो किसी फॉर्म में, क्योंकि एनर्जी मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रही है, ब्लड सप्लाई जा रही है, तो उसकी वजह से कुछ हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ बाल वापस आ जाते हैं। तो कुछ सेशंस इसके रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इनिशियल सेशंस हमें 6 से 8 चाहिए होते हैं। ये एक एवरेज बंदे में है जो हर किसी को चाहिए होते हैं। 6 to 8 जिनको कोई एक्स्ट्रा इश्यूज नहीं है। अब मैं एक्स्ट्रा इश्यूज की बात करूंगी बाद में, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि 6 to 8 सेशंस नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं। इंटरवल के बाद? एक महीने के बाद। ठीक है। नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते के बाद, लेकिन एक महीने के बाद अगर कर लें। और इसकी वजह ये होती है कि जो हमारे बालों का लाइफ साइकिल होता है वो इसी लिहाज से होता है कि 1 महीने के बाद कुछ बाल ऐसे होते हैं जो कि एनर्जन फेज में होते हैं। अब कुछ फेजेस होती हैं बालों की लाइफ साइकिल की। एक तो एनर्जन फेज होती है जो कि ग्रोथ फेज होती है, फिर कैटाजन फेज होती है जो कि ट्रांजिशन फेज होती है, और फिर होती है टेलोजन फेज जिसमें बाल रेस्टिंग फेज में होता है और फिर झड़ जाता है। तो लेज़र सिर्फ एनर्जन फेज में या ग्रोथ फेज में बालों पे इफेक्टिव होती है। तो इसलिए हमें मल्टीपल सेशंस की भी ज़रूरत होती है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमने उस लेज़र को रिपीट करना होता है। तो रफली 4 हफ्ते के बाद हम सेशन रिपीट करते हैं। 6 से 8 सेशंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फुल सेशंस अगर लिए जाएं तो 70 to 90% बालों की रिडक्शन हो जाती है और बाकी बाल बहुत कम रह जाते हैं। मेंटेनेंस जो रिक्वायर्ड होती है, नॉर्मली 6 महीने के बाद एक सेशन ले लिया जाता है या फिर कुछ लोगों में साल के बाद भी एक सेशन लिया जा सकता है। 72% और 70 to 90% तक रिडक्शन होती है बालों की ग्रोथ की। बाकी को अगर 10 to 30 की हम बात करें तो जो बाल आते हैं, क्या वो मतलब उनकी ग्रोथ का लेवल वही होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग भी होते हैं या फिर वो गिर जाते हैं? नहीं, जो बाकी बाल रह जाते हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत कम हो जाती है। तो आते तो हैं लेकिन बड़ा स्लोली आते हैं और बड़े पतले बाल आते हैं जो रह जाते हैं।
अगर हम परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल की बात करें, लेज़र हेयर रिमूवल तो वैसे परमानेंट नहीं है, लेकिन हम परमानेंट हेयर रिमूवल की अगर बात करें तो उसमें एक और चीज़ हमारे पास होती है जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो एफडीए ने भी परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए अप्रूव की हुई है। अब उसमें होता क्या है कि उसमें एक बिल्कुल टाइनी सा पतला सा छोटा सा प्रोब होता है नीडल की तरह का, जिसको इंजेक्ट किया जाता है इंडिविजुअली हर एक हेयर फॉलिकल में, और फिर उसमें एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो इंजेक्ट की जाती है। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से बाल का जो फॉलिकल है वो मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद फिर बाल नहीं निकलते। और इलेक्ट्रोलिसिस का एक और फ़ायदा ये भी है कि वो हर किस्म के बालों के लिए यूज़ हो सकता है। थिक बाल हैं, थिन बाल हैं, सफ़ेद बाल हैं, किसी के ग्रे हो गए हैं, हर किस्म के बालों पे इलेक्ट्रोलिसिस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इश्यू इलेक्ट्रोलिसिस का ये होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अगर किसी की बहुत थिक ग्रोथ है तो उनके लिए फिर इलेक्ट्रोलिसिस करना बड़ा इंडिविजुअली एक मुश्किल हो एक जाता है। उनकी ग्रोथ में जाने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर किया ये जाता है कि पहले मैक्सिमम लेज़र सेशंस दे दिए जाते हैं, और उसके बाद अगर कोई बाल ऐसे रह जाए रेजिस्टेंट हों जो कि ना जा रहे हों, तो फिर उनको इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से रिमूव किया जाता है। डॉक्टर साहब, लेज़र के बारे में पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी सारे मिथ मौजूद हैं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे काफ़ी सारी मसाइल का सामना करना पड़ता है, कैंसर का, बांझपन का, इस तरह के बहुत सारे दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि मतलब आप भी अपने क्लिनिक में यहाँ पर ये लेज़र हेयर रिमूवल का ट्रीटमेंट परफॉर्म करती होंगी, तो आपके सामने कभी कोई ऐसा पेशेंट है जिसने ऐसा कोई इशू रिपोर्ट किया हो, रेज़ किया हो? लेज़र हेयर रिमूवल बहुत कॉमन प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, और कभी भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें किसी भी पेशेंट ने ये कहा हो कि उनको कैंसर हो गया लेज़र करवाने के बाद। और ये तो इस तरह से किसी के कहने की बात तो और है, लेकिन बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल्स हम लोग किस चीज़ को देखते हैं, मेडिकल एविडेंस को देखते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी स्टडीज़ होती हैं जिन्हें हमने देखना होता है, जो कोई भी ट्रीटमेंट्स होती हैं उनको असेस किया जाता है, उनका रिस्पॉन्स देखा जाता है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को असेस किया जाता है, और ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है या कोई भी एसोसिएशन अभी तक नहीं बताई गई मेडिकल साइंस में कि लेज़र की वजह से, ये जो हम लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं या रिडक्शन करते हैं, उसकी वजह से कैंसर हुआ हो। लेज़र हेयर रिडक्शन मशीन की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ 2 मिलीमीटर्स तक स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है, उससे नीचे वो जाती नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन पे तो लेज़र का बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अगर ये कहा जाए कि उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि यूट्रस या ओवरीज, ये जो हमारी फर्टिलिटी से रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, दे आर क्वाइट डीप इनसाइड, तो उन तक तो लेज़र एज सच पहुंचता ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर के लिए जो हमारे सेल्स होते हैं उनका डैमेज होना, उनके डीएनए का डैमेज होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कुछ लेज़र्स होती हैं और कुछ रेज होती हैं जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहा जाता है जिनको, जो कि सेल के डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। अब जो हम लेज़र हेयर रिमूवल के लिए जो यूज़ करते हैं मशीन्स, उनमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, वो डीएनए को डैमेज नहीं करती। इवन ये जो सन एक्सपोजर है, सूरज की जो यूवी रेज हैं, वो डीएनए को डैमेज कर सकती हैं, उसकी वजह से कैंसर होता है। और स्किन कैंसर काफ़ी कॉमन है, अगर हम सन प्रोटेक्शन यूज़ करें तो अप टू 40% स्किन कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन जो लेज़र हेयर रिडक्शन मशीन्स हैं उनकी वजह से कैंसर नहीं होता। अच्छा, ये जो लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स, माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बिल्कुल। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसका होता क्या है कि जो लोकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इमीडिएटली हो सकते हैं, एक तो हल्की सी डिस्कम्फर्ट होती है क्योंकि हम हीट एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसको हम काउंटर कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि आजकल जो मशीन्स आ रही हैं उनमें कूलिंग इतनी अच्छी होती है कि वो हीट एज सच इतनी फील नहीं होती। तो एक तो कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, दूसरा रेडनेस हो सकती है, जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है वो थोड़ी सी इरिटेट हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें विद इन अ फ्यू आवर्स बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगर तो लेज़र की सेटिंग्स सही ना रखी जाएं तो बर्निंग के चांसेस हो सकते हैं, और अगर स्किन बर्न हो जाए तो फिर उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्टार्टिंग में एक टर्म यूज़ की थी हेयर फॉलिकल की। आपने बताया कि ट्रीटमेंट होता है हेयर फॉलिकल तक, मतलब इंजेक्ट किया जाता है वो डैमेज, ये मतलब ये वर्ड है क्या, टर्म बेसिकली है क्या, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। हेयर फॉलिकल बाल का एक पार्ट होता है, जो हमारा बाल है उसकी जो हमें नज़र आ रहा होता है बाल, वो दैट इज़ कॉल्ड ए शाफ्ट, हेयर शाफ्ट होती है। जहाँ जो बॉटम होता है
बाल का वो स्किन के अंदर होता है, जहाँ से ग्रोथ हो रही होती है बाल की, वो होता है हेयर फॉलिकल। अब हेयर फॉलिकल के अंदर ग्रोथ सेंटर्स होते हैं जिनमें स्टेम सेल्स होते हैं, और उन स्टेम सेल्स के थ्रू बालों की ग्रोथ होती है। जब हम लेज़र करते हैं तो वो उन स्टेम सेल्स को, ग्रोथ सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करता है। अगर तो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएं तो बाल बिल्कुल परमानेंटली रिमूव हो जाता है, और अगर कुछ स्टेम सेल्स रह जाएं तो बाल फिर भी ग्रो करता रहता है। तो जो हेयर फॉलिकल है वो बेस होती है जहाँ से बाल ने ग्रो करना होता है। डॉक्टर साहब, लड़कियों में जो पीसीओएस या मेनोपॉज की वजह से जो फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, उसका भी परमानेंट सॉल्यूशन लेज़र हेयर रिमूवल से किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पीसीओएस जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, और मेनोपॉज वगैरह में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से बालों की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होता है, लेकिन लेज़र हेयर रिमूवल की जा सकती है। ये जो लेज़र हेयर रिमूवल है ये हर किसी के लिए की जा सकती है। अगर तो हार्मोनल इशू है तो उसकी वजह से होता क्या है कि बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो क्योंकि बालों की ग्रोथ ज़्यादा है तो कुछ ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। नॉर्मली हमें 6 to 8 सेशंस चाहिए होते हैं, लेकिन अगर हार्मोनल इश्यूज़ हों तो वो सेशंस थोड़े से ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, 8 to 12 सेशंस भी चाहिए हो सकते हैं। और फिर ये लोग जिनमें हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं उनमें मेंटेनेंस सेशंस भी थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं। मतलब कि अगर एक एवरेज बंदे में 6 महीने से साल के बाद एक रिपीट सेशन दिया जा रहा है, मतलब कि मेंटेनेंस के लिए, तो अगर हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो फिर ये सेशन रिपीट किया जाएगा 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद। लेकिन डेफ़िनेटली ट्रीटमेंट की जा सकती है। एक और चीज़ जो हार्मोनल इश्यू अगर हो तो उसमें होता किया जाता है, वो हार्मोनल प्रोफ़ाइल होता है। अगर हम असेस करें कि हार्मोन्स का वाक़ई में इश्यू है, तो फिर साथ में ट्रीटमेंट की जाती है हार्मोन्स की। तो जैसे कि एक तो देखिए हार्मोनल इश्यू होता क्यों है? अब हार्मोनल इश्यू इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजेन्स, जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं, जो कि बालों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं हमारे चेहरे के जहाँ पे जो एंड्रोजेन्स हैं उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ फेस होता है नॉर्मली। चिन का एरिया होता है, लिप्स के ऊपर होता है, और जॉ लाइन का पार्ट होता है, कुछ हद तक गर्दन का एरिया होता है। ये एरिया जो है ये बहुत एंड्रोजन सेंसिटिव होता है। यहाँ पे एंड्रोजन्स की वजह से, इसी वजह से हमें पता भी चलता है कि अगर तो टेस्ट नहीं किए गए हार्मोन्स के, और हमें अभी नहीं पता कि किसी के हार्मोन्स इर्रेगुलर हैं या ओवर एक्टिव हैं या नहीं, तो जो एक पैटर्न होता है बालों का, उसको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि डेफिनेटली अंडरलाइंग हार्मोनल इश्यूज हैं। तो फिर टेस्ट भी करवा लिए जाते हैं। साथ जो एंड्रोजेंस की जो ट्रीटमेंट होती है वो हम कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइरोलेक्टोन है या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह। तो बालों की ट्रीटमेंट डेफिनेटली की जा सकती है, लेजर हेयर रिमूवल, लेकिन उसके साथ हार्मोन्स को भी ज़रा काम डाउन किया जाता है दूसरी ट्रीटमेंट्स के साथ। अच्छा, जो ट्रीटमेंट सेशंस हैं, ये सेशन कितने टाइम के होते हैं? मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है एक सेशन के लिए? टाइम डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट जो है उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है। अगर तो फॉर एग्जांपल अगर फेशियल हेयर की ट्रीटमेंट की जा रही है तो उसमें 10-15 मिनट्स लगते हैं टोटल एट द मोस्ट, लेकिन अगर फुल बॉडी लेजर है तो उसमें घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ फेशियल हेयर के लिए फुल बॉडी लेजर भी ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है? फुल बॉडी लेजर बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ओवरऑल जो हमारा चेहरा होता है ना, इसके बाल थोड़े से, स्पेशली जो हमारा जॉ लाइन एरिया होता है, इसके बाल थोड़े से रेजिस्टेंट होते हैं। जो हमारी बाकी बॉडी होती है उसके तो बाल हम बहुत आराम से, बहुत सेशंस के साथ बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। स्पेशली जो हमारी लेग्स और आर्म्स के जो बाल होते हैं वो बहुत इजीली कंट्रोल हो जाते हैं। चेहरे के बालों के लिए थोड़े सेशंस ज़्यादा चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें एज के हवाले से, मतलब ये किस एज में मतलब आपको लेज़र हेयर रिमूवल जो ट्रीटमेंट है वो अगर करवा लेना चाहिए? अगर हम बात करें कि कुछ लोगों का हार्मोनल इश्यूज़ जैसे होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा बाल आ रहे होते हैं, लड़कों की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए, 18 साल से कम उम्र है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, उनको ये ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए या फिर 18 साल के बाद? नहीं, ट्रीटमेंट करवाने के लिए एज़ सच कोई एज लिमिट नहीं है। होता ये है कि क्योंकि 18 के बाद एडल्ट हो जाते हैं तो एज़ सच पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 18 से पहले ऑफ कोर्स कंसेंट की ज़रूरत होती है पेरेंट्स के। दूसरी चीज़ जो है वो ये होती है, जो असेस करनी होती है कि इश्यू क्या है और कितना है। कॉज़ क्या है? जी, एग्ज़ैक्टली। अब अगर एक बच्ची आ रही है जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा हैं और उसकी ट्रीटमेंट की, लेज़र हेयर रिमूवल की ज़रूरत है उसको, तो सबसे पहले ये असेस किया जाता है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो चुकी है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं हुई और क्योंकि जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट नहीं होती, रेगुलर नहीं होती, तो बालों की ग्रोथ होती रहती है और ज़रा इर्रेगुलर बालों की ग्रोथ होती है। तो बेहतर है कि पहले अगर एक रेगुलैरिटी आ जाए, एक आइडिया हो जाए कि मैक्सिमम बालों की ग्रोथ कितनी है, उसके बाद उसका इलाज किया जाए, ज़्यादा तो बेटर वो
वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि 18 से अबव ही एज हो, 18 से नीचे भी हो तो आराम से किया जा सकता है, इशू नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इरेगुलरिटीज़ हैं पीरियड्स में और फिर भी ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक ये होता है कि कुछ ज़्यादा सेशंस रिक्वायर्ड हो सकते हैं, या फिर जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से इरेगुलर होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट की जा सकती है। अब अगर तो बहुत ही छोटा बच्चा या बच्ची है और उसमें बालों का इशू है, तो देयर हैज़ टू बी सम अंडरलाइंग कंडीशन जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो फिर पहले उस कंडीशन को डायग्नोज करके उसका इलाज करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर हमें इस ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ता है। क्योंकि एक कंडीशन होती है बच्चों में जिसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है, मतलब कि टाइम से पहले प्यूबर्टी का आ जाना। तो पहले तो फिर उसकी ट्रीटमेंट होगी, फिर उसके बाद बालों की तरफ आया जाएगा। अच्छा, ये तो हमने एडल्ट की बात कर ली कि किस एज लिमिट में होना चाहिए। अगर ज़्यादा एज है आपकी, लाइक 50 to 55 आप क्रॉस कर चुके हैं, तब अगर आप इस ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि स्किन भी आपकी उस टाइम पे ढलक चुकी होती है, स्किन उस तरह से नहीं रहती, सेंसिटिव भी हो जाती है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? लेज़र हेयर रिमूवल किसी भी एज में करवाया जा सकता है, इसके लिए एज सच कोई एज लिमिट नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि एज सच इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो बेशक स्किन ढलक चुकी है या मैच्योर स्किन है, तो एज सच उस पर कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता। हाँ, जो इशू होता है वो ये है कि क्योंकि 50-55 की एज में बाल काफ़ी हद तक सफ़ेद हो चुके होते हैं, तो लेज़र हेयर रिमूवल फिर इतना इफेक्टिव नहीं रहता। उसके लिए फिर इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। जो काले बाल होते हैं वो तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो सफ़ेद हो जाते हैं वो उनको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के तो मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं। उसकी वजह ये है कि बाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं नॉर्मली, और इलेक्ट्रोलिसिस एक आप सर्टन हद तक ही एक टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंडिविजुअल बाल को टारगेट करना होता है। तो मल्टीपल सेशंस इसलिए नहीं चाहिए होते कि हमने एक ही बाल को बार बार टारगेट करना है। जो एक दफ़ा ट्रीट हो गया वो हो जाता है, लेकिन क्योंकि बाल नॉर्मली होते बहुत ज़्यादा है, तो उनको सबको कवर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए कुछ सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोस्टली जो है कि लेज़र हेयर की तरफ जाया जाता है, अगर ज़्यादा देखा जाए ट्रेंड। इलेक्ट्रोलिसिस बहुत कम लोग करवा रहे होंगे। जी, लेज़र हेयर की तरफ ही जाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस इज़ वेरी पेनस्टेकिंग, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, तो नॉर्मली लोग इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ नहीं जाते, और स्पेशली जिनके बाल काले होते हैं उनको तो ऐसे ज़रूरत भी नहीं होती। तो इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ वही जाते हैं जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हों और काफ़ी कम हो, मतलब कि थोड़े से बाल हैं और सफ़ेद हैं और वो उनको रिमूव कराना चाह रहे हैं, तो वो फिर इलेक्ट्रोलिसिस से करवा लेते हैं। अच्छा, ये जो लेज़र हेयर ट्रीटमेंट हम रिमूवल की बात कर रहे हैं, इसमें इस ट्रीटमेंट के दौरान क्या ये पेनफुल होता है? और मतलब इसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल करना पड़ेगा? लेज़र हेयर रिमूवल एज़ सच पेनफुल नहीं होता। थोड़ी-सी इसकी हल्की सी इस तरह की फ़ील होती है जैसे रबर स्नैपिंग फ़ील होती है, और होता इसमें ये है कि क्योंकि लाइट और हीट एनर्जी होती है इसमें, तो साथ जब इसके जो अपनी मशीन की कूलिंग सिस्टम होता है वो इस हद तक स्किन को कूल कर देती है कि एक्चुअली वो भी फ़ील नहीं होती, हीट एज़ सच फ़ील नहीं होती। कुछ एरियाज़ होते हैं बॉडी के जो ज़रा सेंसिटिव होते हैं और उन पे थोड़ी-सी पेन फ़ील होती है, लेकिन उनको करने से पहले फिर उनको नम किया जा सकता है। अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है या किसी का पेन थ्रेशोल्ड काफ़ी कम है, तो फिर उनको नम करके ट्रीटमेंट की जा सकती है, और एज़ सच उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये नहीं है कि स्किन को नम किया तो अब स्किन बर्न हो जाएगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। जो सेटिंग्स हैं वो स्किन के लिहाज से ही सेट की जाती हैं, लेकिन नमिंग कर दी जाती है ताकि वो उनके लिए पेनफुल ना रहे। दूसरी चीज़ ये कि जब लेज़र ट्रीटमेंट की जाती है तो इसके डेफिनेटली प्रिकॉशंस होते हैं, लेज़र करने से पहले भी और लेज़र करने के बाद भी। तो करने से पहले हम यूजुअली ये कहते हैं पेशेंट को कि कोशिश करें कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर कुछ दिन तक अवॉइड करें, स्किन टैन नहीं होनी चाहिए, लेज़र करवाने से एक दिन पहले बाल शेव कर लें, और जिस दिन आना है लेज़र ट्रीटमेंट के लिए उस दिन कोई मॉइस्चराइज़र या एमोलिएंट्स या क्रीम्स वगैरह चेहरे पे या बॉडी पे अप्लाई ना करें, ताकि लेज़र एनर्जी अच्छे तरीके से फॉलिकल में पेनिट्रेट कर सके और इफेक्टिव हो। लेज़र ट्रीटमेंट के बाद ज़रूरी होता है कि स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखा जाए ताकि स्किन का बैरियर बेहतर रहे, और अगर थोड़ी सी स्किन में इरिटेशन हुई है तो वो भी इम्प्रूव हो जाए। कुछ क्रीम्स होती हैं इस तरह की जो कि हेल्प करती हैं हीलिंग में, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह, पेप्टाइड, सेरामाइड्स अगर अप्लाई किए जाएँ तो स्किन की हीलिंग ज़रा जल्दी हो जाती है। तो कुछ तो क्रीम्स हम यहाँ से ही क्लिनिक से ही पेशेंट्स को लगा के भेज देते हैं, बाकी फिर हम उनको एडवाइस देते हैं कि स्पेसिफिक क्रीम्स हैं जो कि आप घर जाके अप्लाई करें। इसके अलावा सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। सन ब्लॉक लेज़र ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि स्किन थोड़ी सी इरिटेट हुई होती है तो, और स्किन सेंसिटिव भी हो जाती है उसके बाद। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे डायरेक्ट सन एक्सपोजर को अवॉइड करें 1 से 2 दिन के लिए, और अगर चेहरे की लेज़र की गई है तो फिर एडवाइस किया जाता है कि कुछ घंटों के लिए मेकअप ना किया जाए और एक्सट्रीम हीट से अवॉइड किया जाए। एक्सरसाइज कुछ
घंटों के लिए, आइडियली एक दिन के लिए एक्सरसाइज को अवॉइड किया जाए, जिम ना जाया जाए, स्वेटिंग को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, हीट से अवॉइड किया जाए, ताकि स्किन की इन्फ्लेमेशन जो है वो ना हो, एग्रेवेट ना हो स्किन। डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और उसको एक्नी का थोड़ा सा इशू है या स्किन पे बम्प्स वगैरह हैं, तो आप उसको क्या रिकमेंड कर देंगे? इस कंडीशन में लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या पहले वेट करना चाहिए एक्नी का ख़त्म होने का, या क्या सिनेरियो होगा फिर? लेज़र हेयर रिमूवल से एक्ने का एज कोई इतना रिलेशन नहीं होता, लेकिन डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि एक्ने की सिविरिटी कितनी है। अगर तो माइल्ड सी एक्ने है, कुछ कॉमेडोन्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो लेज़र बड़े आराम से की जा सकती है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर एक्ने इन्फ्लेम्ड है, इन्फेक्टेड है और सिस्ट्स वगैरह बनी हुई हैं, नोड्यूल्स हैं, तो फिर कोशिश ये होती है कि पहले एक्ने की ट्रीटमेंट हो और उसके बाद फिर लेज़र की जाए, क्योंकि अगर तो इन्फ्लेम्ड एक्नी है, सिस्ट्स बनी हुई हैं, पस है और उनके ऊपर हम लेज़र कर रहे हैं, तो फिर वो और ज़्यादा इरिटेट होंगी, स्किन इरिटेट होगी और एक्नी के और ज़्यादा स्प्रेड होने के फिर चांसेस हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि, क्योंकि देखिए हमने लेज़र हेयर रिमूवल करना होता है बाल को शेव करके, तो अगर सिस्टिक एक्नी है और बालों को शेव किया जा रहा है, तो वो फिर चांसेस होते हैं कि एक्नी भी बर्स्ट हो जाए और फिर पस भी स्प्रेड हो जाए आगे पीछे। तो अगर तो स्किन डैमेज भी होती है। तो अगर तो एक्नी इतनी हद तक इन्फ्लेम्ड है, तो फिर लेज़र ट्रीटमेंट नहीं की जाती, पहले एक्नी को ट्रीट किया जाता है। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो ये कि जो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स अप्लाई की जा रही हैं वो कौन सी हैं। अगर तो आइसोट्रेटिनॉइड्स या फिर कोई इस तरह के एक्टिव्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, तो वो भी पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि ट्रीटमेंट से 1 से 2 दिन पहले वो छोड़ दें, ताकि जो इरिटेशन हो सकती है वो फिर ना हो। एक्नी इन्फ्लेम्ड है तो लेज़र ट्रीटमेंट से पहले आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो हमारी ऑडियंस को ज़रा बताइएगा कि एक्नी इन्फ्लेम कब होती है? एक्नी इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? एक्ने डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक तो एक्ने होती है जिसको हम कॉमेडोन्स कहते हैं, जिसमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं। फिर एक्ने होती है जिसको हम नोड्यूलर एक्ने कह सकते हैं। हम ये नोड्यूलर एक्ने यूजुअली स्किन के नीचे होती है, नोड्यूल की तरह होती है, मतलब कि एक बम्प सा नजर आता है लेकिन स्किन के ऊपर ऑब्वियस नहीं होती। फिर एक सिस्टिक एक्ने होती है जिसमें सिस्ट्स बन जाती हैं। सिस्ट्स जो होती हैं वो स्किन के अंदर भी हो सकती हैं और स्किन के ऊपर भी हो सकती हैं। जो इन्फ्लेम्ड एक्ने होती है वो बेसिकली एक तो बड़ी होती है, मतलब कि जो कॉमेडोन्स होते हैं वो छोटे छोटे से साइजेस के होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। लेकिन अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें बैक्टीरियाज की प्रोलिफरेशन हो गई है। बैक्टीरिया ज़्यादा होने की वजह से उनमें रेडनेस हो जाती है, उनमें पस पड़ जाती है। जब ऐसा होता है तो इसको हम इन्फ्लेम्ड एक्ने कहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं चेहरे पर फालतू बालों के हवाले से, तो 2 ट्रीटमेंट्स की हमने बात की, लेज़र ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रोलाइसिस है। हम बात करें अगर थ्रेडिंग और वैक्सिंग की तरफ अगर हम जाते हैं, वो टेम्प्रेरी रिजल्ट्स हमें देते हैं स्किन के ऊपर, बट ये कि उससे स्किन ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होती है या फिर लेज़र ट्रीटमेंट से ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होती है स्किन? थ्रेडिंग में बालों को धागे की मदद से रिमूव किया जाता है। उसकी वजह से जो सुपरफिशियल स्किन होती है वो भी थोड़ी सी रिमूव होती है और डैमेज होती है, जिसकी वजह से सुपरफिशियल कट्स भी पड़ते हैं। तो एक तो स्किन बैरियर भी ख़राब होता है और इन्फ्लेमेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। जब रिपीटेडली इसको किया जाता है तो पिगमेंटेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं, स्किन में ट्रॉमा डेफिनेटली होता है। अगर वैक्सिंग को देखा जाए तो वो उससे भी ज़्यादा डैमेजिंग होता है, क्योंकि उसमें एक थिन लेयर लगाई जाती है वैक्स की स्किन के ऊपर। कभी कभी वो कोल्ड वैक्स होती है, कभी कभी गर्म वैक्स होती है, हॉट वैक्स होती है। हॉट वैक्स से एक तो बर्न के चांसेस भी होते हैं, और बर्न ना भी हो तो जब बालों को रिमूव किया जाता है तो उसके साथ सुपरफिशियल जो हमारी लेयर होती है स्किन की वो साथ रिमूव होती है। तो जब सुपरफिशियल लेयर रिमूव हो रही है तो जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, स्किन इरिटेट हो जाती है, और उसकी वजह से अगर हम रिपीटेड सेशंस करते रहें तो पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं और फिर रिएक्शन होता है, एक्ने भी बन सकती है। तो थ्रेडिंग और वैक्सिंग के बाद कॉमनली ख़वातीन इस चीज़ की कंप्लेन करती हैं कि उनके मुंह पे दाने निकल आते हैं, क्योंकि स्किन इरिटेट हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। लेकिन अगर हम लेज़र हेयर रिमूवल की मदद से करें तो एक्चुअली लेज़र हेयर रिमूवल स्किन के ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती, उसकी जो एनर्जी होती है वो स्किन के नीचे जाती है, फॉलिकल पे एक्ट करती है। अगर तो सेटिंग्स को अच्छे तरीके से रखा जाए प्रॉपर स्किन के लिहाज से तो सुपरफिशियल लेयर पे एज सच कोई डैमेज नहीं होता। तो एज सच कोई लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं होता लेज़र हेयर रिमूवल की वजह से। एक्चुअली जो थ्रेडिंग और वैक्सिंग होती है उसकी वजह से इनग्रोन हेयर्स भी हो जाते हैं, जिनको अगर लेज़र हेयर रिमूवल की मदद से बालों को रिमूव किया जाए तो इनग्रोन हेयर्स का मसला भी खत्म हो जाता है। और जिन लोगों को एक्ने होती है वैक्सिंग और थ्रेडिंग के बाद रेगुलरली, वो भी अगर लेज़र करवानी शुरू कर दें तो उनकी एक्ने भी काफ़ी हद तक सबसाइड कर जाती है।
डॉक्टर साहब क्या वैक्सिंग के बाद आपकी स्किन टोन डार्क हो जाती है? वैक्सिंग के बाद स्किन टोन डार्क कुछ लोगों में हो जाती है, और इसकी वजह ये होती है कि उनकी सेंसिटिव स्किन होती है, और जब स्किन सेंसिटिव होती है और उस पर एक कांस्टेंट ट्रॉमा बार बार रिपीट किया जाता है, तो ट्रॉमा की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन पे हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि इन्फ्लेमेशन के बाद पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इन्फ्लेमेशन में होता क्या है, उसमें जब स्किन डैमेज होती है किसी भी तरीके से, जब स्किन डैमेज होती है तो स्किन की हीलिंग स्टार्ट होती है। जब स्किन की हीलिंग होती है तो कुछ सेल्स होते हैं स्किन के जो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनमें एक तो कोलेजन होता है, उसके अलावा हमारे मेलानोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ भी ट्रॉमा होता है स्किन में, वहाँ पे मेलानोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। जब मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी, और अगर रिपीटेडली इस चीज़ को किया जाए तो फिर वो पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, और कुछ लोगों में कांस्टेंट भी होती है। ये बताइएगा क्या ये बात दुरुस्त है कि लाइक जो स्किन टोन एशियन टोन है उस पर लेज़र का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट स्किन टोन पे? नहीं, ऐसा नहीं है। एशियन स्किन टोन पे लेज़र का इफ़ेक्ट होता है और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। हमारी जो लेज़र मशीन्स हैं आजकल, जो नई मशीन्स आई हुई हैं, दे आर एक्चुअली वेरी इफ़ेक्टिव। इशू ये होता है कि मशीन कौन सी चूज़ की जा रही है और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। मतलब कि देखिए, लेज़र मशीन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक एलेक्जेंड्राइट लेज़र होती है जिसकी 755 नैनोमीटर्स वेवलेंथ होती है। ये हम फेयर स्किन पर नॉर्मली करते हैं, और जो थिन बाल होते हैं उनके लिए होती है। एक और होती है डायोड लेज़र, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है। 800 टू 810 नैनोमीटर्स उसकी वेवलेंथ होती है, जो कि हमारे बाल के फॉलिकल के लेवल तक जाके उस पर एक्ट करती है। सुपरफिशियल लेयर को, हमारी सुपरफिशियल स्किन को अफेक्ट नहीं करती, और ये हमारी एशियन स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। इसका एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, अगर तो पैरामीटर्स लेज़र के सही तरीके से सेट करके लेज़र को किया जाए। इसके अलावा एक लेज़र होती है जो कि एंटी याग लेज़र होती है, वो भी हमारी स्किन के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। उसके भी बड़े अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। वो की जाती है उन बालों के लिए जो कि बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, पीच फस जिनको कहा जाता है, उनके लिए। क्योंकि अगर कुछ बाल ऐसे होते हैं बहुत पतले, जिन पे अगर डायोड लेज़र की जाए तो उन बालों की स्टिमुलेशन हो जाती है, तो फिर उसको हम अवॉइड करते हैं। उस केस में हम फिर एंटी याग लेज़र, क्यू स्विच लेज़र का इस्तेमाल करते हैं और बालों को ब्लीच कर दिया जाता है। तो वजह ये नहीं होती कि हमारी एशियन स्किन पे लेज़र काम नहीं करेगी, वजह ये होती है कि मशीन कौन और सी एक्सपर्टीज़ क्या है आपकी? और एक्सपर्टीज़ क्या है। अब जब भी लेज़र की जाती है तो सबसे पहले जो पेशेंट है उनकी स्किन को असेस किया जाता है, बालों को असेस किया जाता है, उसके लिहाज से फिर हम सेटिंग्स रखते हैं लेज़र की, और फिर उसके लिहाज से ट्रीटमेंट दी जाती है। डॉक्टर साहब सफ़ेद बालों पर लेज़र काम नहीं करती तो उनके लिए मशवरा दिया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस का। ये बताइएगा कि बेसिकली ये प्रोसीजर होता क्या और ये किस हद तक सेफ़ है? इलेक्ट्रोलिसिस बहुत सेफ़ है, और सफ़ेद बालों के लिए तो इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। ये हर बाल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। FDA ने इसको परमानेंट हेयर रिमूवल के तौर पे रेकमेंड भी किया हुआ है, तो इट्स वेरी सेफ़। और होता है इसमें क्या है कि एक पतला सा प्रोब होता है जो कि नीडल की तरह का बहुत पतला सा होता है, उसको हम हर बाल के फॉलिकल में इंजेक्ट करते हैं, और फिर एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उसके फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट बहुत सेफ़ होती है। इसके थोड़ा सा इसका लोकल रिएक्शन हो सकता है, मतलब कि हल्की सी रेडनेस हो सकती है, इसमें हल्की सी रेडनेस हो सकती है, हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, लेकिन इसके अलावा ऐसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि स्पेशली ये जो सवाल है ये ख़वातीन के लिए है कि किस एज में आप रिकमेंड करते हैं कि उनको लेज़र की तरफ जाना चाहिए और किस एज में उनको वैक्सिंग करनी चाहिए या फिर लेज़र का इस्तेमाल करना चाहिए? उनकी स्किन टाइप के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा? एज सच कोई एज रिकमेंडेशन नहीं होती लेज़र के लिए। लेज़र किसी भी एज में करवाई जा सकती है। ठीक है। अबव 18 तो इट्स वेरी कॉमन, लेकिन उससे पहले भी करवाई जा सकती है। अब आपका ये जो सवाल है कि वैक्सिंग की जाए या फिर लेज़र का इस्तेमाल किया जाए और किस एज में किया जाए, तो अगर तो बच्चियां हैं और छोटी हैं और बालों का इशू है और वो करना चाह रही हैं कुछ, तो डिपेंड करता है कि बाल उनके कितने ज़्यादा हैं। अगर तो थोड़े से बाल हैं, बिल्कुल थोड़े से फेशियल हेयर हैं, तो वैक्सिंग या थ्रेडिंग से आराम से रिमूव हो सकते हैं। वैक्सिंग तो मेरे ख्याल में करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए। थ्रेडिंग से रिमूव हो सकते हैं तो दैट्स फाइन, वो कर लें। वरना फिर रेज़र इज़ वेरी सेफ़।
रेज़र किया जा सकता है, स्पेशली अगर बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है तो फिर रेज़र करना चाहिए। रेज़र इज़ वेरी सेफ़। और ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर रेज़र को यूज़ किया तो फिर बाल मोटे हो जाएंगे या फिर मोटे उगेंगे, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ मिथ। होता ये है कि जब रेज़र से बाल को काटा जाता है तो उसका जो एंड होता है, अपर एंड जो होता है, वो काफ़ी थिक हो जाता है, थिक नज़र आ रहा होता है। तो क्योंकि अगर आप ये देखें कि जब बाल ग्रो करता है तो बाल का जो एंड होता है वो काफ़ी पतला होता है, लेकिन जब हम उसको रेज़र की मदद से काटते हैं तो उसकी शाफ्ट काफ़ी थिक होती है। तो वो फिर थिक बाल जब नज़र आ रहा होता है तो वो लगता है ऐसे है कि जैसे रेज़र की वजह से बाल मोटे हो गए, लेकिन रेज़र की वजह से बाल बिल्कुल भी मोटे नहीं होते। रेज़र इज़ वेरी सेफ़। तो की जा सकती है, किसी भी एज में किया जा सकता है। अगर तो एडल्ट ख़वातीन हैं और वो लेज़र नहीं करवाना चाह रही, तो तभी वो आराम से रेज़र से कंटिन्यू कर सकती हैं, अपने बालों को रिमूव करना रेज़र से आराम से कर सकती हैं। लेकिन अच्छा ये है कि लेज़र करवा लें, ताकि एक इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन, ताकि फिर जो इश्यूज़ होते हैं उसके साथ, एक तो रिपीटेड आपको करनी पड़ती हैं, हेयर रिमूवल करना पड़ता है रेज़र के साथ भी, फिर इनग्रोन हेयर के इश्यूज़ होते हैं, उनको भी फिर मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा फिर इरिटेशन भी होती है स्किन की, रेज़र बार बार कर रहे हैं तो स्किन इरिटेट तो कुछ हद तक होगी। तो इन सब से बचने के लिए बेहतर है कि एक दफ़ा लेज़र हेयर रिमूवल करवा लिया जाए। ये बताइएगा कि अगर आईब्रोज जुड़ी हों या फिर स्ट्रेट लाइन में हों तो उनके लिए भी लेज़र ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है? आईब्रोज जुड़ी हो या स्ट्रेट लाइन में हो, इनको हम यूनिब्रा कहते हैं। तो यूनिब्रा के लिए हम कर सकते हैं लेज़र हेयर रिमूवल, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये एरिया आँखों के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। तो वी हैव टू यूज़, एक हमारी गॉगल्स होती हैं जो कि प्रोटेक्टिव गॉगल्स होती हैं, स्पेशली हम लेज़र के लिए पेशेंट्स को पहनाते हैं ताकि उनकी आँखें बिल्कुल महफूज रह सकें। तो वो पहनाने के बाद हम बहुत एहतियात से, क्योंकि इस एरिया में अगर लेज़र की जाए तो उसके जो प्रोब हम इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट होता है। बॉडी के लिए प्रोब डिफरेंट होता है, लेकिन जो छोटे एरियाज़ होते हैं और जो इस तरह के एरियाज़ हैं जो बड़े सेंसिटिव भी हैं, तो उनके लिए बड़े छोटे से प्रोब्स यूज़ होते हैं ताकि टारगेटेड लेज़र की डिलीवरी हो और आँखों तक बिल्कुल भी लेज़र ना पहुँचे, क्योंकि फिर डेवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं उसके। तो यूनिब्रा के लिए हम लेज़र कर सकते हैं, मिड में लेज़र इज़ ओके, लेकिन हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से भी यहाँ से बाल रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आईब्रोज़ की शेपिंग के लिए हम लेज़र करें तो वो नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि फिर वो आँख के बहुत नज़दीक हो जाता है, तो सेफ्टी का इशू आ जाता है उसमें, तो वो नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। और अगर हम बात करें कि फ़ोरहेड की, क्योंकि ख़वातीन में इशू आ रहा है तो मोस्टली बाल आगे की तरफ आ रहे थे, हेयर लाइन उनकी प्रॉपर सेट नहीं होती, तो वो उसके लिए कभी कभी थ्रेडिंग की तरफ जा रही होती हैं, तो क्या उसके लिए भी लेज़र ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है? लो हेयर लाइन के लिए लेज़र करवाया जा सकता है, इट्स वेरी कॉमन, काफ़ी लोग करवाते हैं इसके लिए भी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। पहली चीज़ तो ये कि जो बाल हैं फोरहेड पे जो कि नीचे आ रहे हैं या फिर जिसकी वजह से माथा छोटा हो रहा है, वो बाल हैं किस तरह के। अगर तो बिल्कुल पतले पतले से छोटे बाल हैं जो कि पीच फज़ हैं और उनको हम लेज़र की मदद से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर ज़्यादा ग्रोथ भी हो सकती है, पैराडॉक्सिकल ग्रोथ भी हो सकती है उनकी। दूसरी चीज़ ये है कि अपने फेशियल फीचर्स को ऑल्टर करना इज़ अ बिग थिंग। मतलब कि अगर कोई चाह रहा है कि उनके बाल माथे के बिल्कुल कम कर दिए जाएं और एक दफ़ा वो ये ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और उसके बाद दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो वो बाल वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सोच समझ के कर रहे हैं, बहुत बहुत ध्यान से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, और पेशेंट को पता है कि वो क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि देखें, लेज़र हेयर रिमूवल से बाल 70 to 90% ख़त्म हो जाते हैं, बाकी 10 to 30% जो रह जाते हैं वो भी बहुत पतले बाल होते हैं और बहुत स्लो उनकी ग्रोथ होती है। तो अगर माथे के बाल इस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, गायब हो जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, और बाद में उनको हो कि पहले तो माथा सही था, अब माथा बहुत बड़ा हो गया, तो वो बाल वापस आने चाहिए, तो वो फिर बाल वापस नहीं आते। तो जहाँ तक आपका सवाल ये है कि क्या ये किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है, ट्रीटमेंट होती है, की जा सकती है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कंसेंट के साथ, और पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है, और उनको पता होना चाहिए कि जो वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसका फिर एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, एंड इफ दे आर ओके फॉर दैट तो फिर ट्रीटमेंट की जा सकती है। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना कि आज की वीडियो में डॉक्टर साहबा ने हमें 2-3 तरीकों के बारे में बताया कि जो परमानेंट हेयर रिमूवल के ट्रीटमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस और उसके बाद फिर लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, और ये भी बताया कि आपकी स्किन टाइप के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, वैक्सिंग, थ्रेडिंग और रेज़र के हवाले से भी आज की वीडियो में बातचीत की गई है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।